सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों को, सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। रेणु जी कैसे हैं? बढ़िया है। हमें लगता है हमारी सभी सखियां जुटी हुई हैं त्योहार की तैयारी में। साफ सफाई तो लगभग हो चुकी होगी, अब तो लगता है पकवान आदि बन रहे होंगे, है ना? बस शायद तैयारी हो रही होगी या छोटा मोटा वो रहता है ना, चलता है कि सब सफाई हो गई है, बस ये इतना सा कोना बाकी है, ये बाकी है, ये शायद सब चल रहा होगा। हाँ, कहीं कहीं पर। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि नाश्ता बनाना शुरू कर चुके हों, यानी तरह तरह के पकवान बनने हैं। क्योंकि जब त्योहार आते हैं ना तो खुद मन ऐसा उमंगे लेने लगता है कि कुछ कुछ खाया जाए ना। और वो उत्साह भी रहता है, भले हम दिन भर कितना भी काम कर रहे हो, लेकिन वो जो एक रहता है ना, जो जोश बना रहता है इन दिनों में कि अरे नहीं ये भी निपटाना है, ये भी करना है, और नाश्ते तो बनाने हैं, और सबकी अलग अलग चॉइस रहती है, पसंद भी रहती है। बिल्कुल। और यही जो मौसम आता है त्योहारों का, उसमें खास तौर से एक जो कहते हैं ना कि एक जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही होती है, उसमें थोड़ी सी हलचल हो जाती है और बड़ा खुशनुमा सा मौसम हो जाता है, यानी कि मन भी हमारा खुश हो जाता है और दिल बाग बाग हो जाता है। तो आज हम सखियों को कुछ तो त्योहार के बारे में तो बातें करेंगे ही, लेकिन वहीं करियर की बात है तो आज हम बताएंगे करियर में आर्किटेक्चर के बारे में और विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं अगर हम आभूषणों की बात करें तो पारंपरिक या आधुनिक, इस पर थोड़ा सा भी चर्चा करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और सुनना चाहिए या बोलना चाहिए, इस पे भी हम कुछ बातें करेंगे। चलिए देख लेते हैं, है ना? लेकिन जहाँ तक ये बात है कि हम जैसे कि फोन की बात करें या अगर हम कार्यक्रम की ही बात करें विविध भारती की, तो पहले पत्र लिखे जाते थे, या यूं कहें कि बहुत समय लगता था, और कहीं ना कहीं कुछ संभावना ऐसी भी रहती थी कि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब देखो, ये जो है ना, फेसबुक के माध्यम से हम तुरंत, हमें संदेश मिल जाता है, तुरंत हम जुड़ जाते हैं अपने दोस्तों से। तो एक विज्ञान की ये कहना चाहिए देन है ना, जो हमारे हाथ में इस वक्त मोबाइल है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप रेणु जी। जैसे कि मतलब आप ये समझिए ना कि छोटी छोटी जरूरत से लेकर के कहीं दूसरे ग्रह तक पहुंचना हो, सब जगह विज्ञान अब तो हमारे आसपास हर जगह ही है। बिल्कुल, पहले भी था, लेकिन अब कुछ ज्यादा हम उसके नजदीक हो गए। जी बिल्कुल। और बेहतर तरीके से हम जी रहे हैं, हमारी हर चीजें आसान हो रही हैं। रोजमर्रा की बातें करें या तकनीकी भी कोई ज्ञान हो या गतिविधि उससे जुड़ी हो, कोई भी वैज्ञानिक, तो हर जगह विज्ञान की वजह से आसान होती जा रही है हमारी जिंदगी। अगर हम दूसरे ग्रहों तक पहुंचने की बात हो, या यहाँ बैठे बैठे हम उसके बारे में जानकारी लेनी हो, या जो बड़ी बड़ी दूरबीनें आती हैं उनसे हम देख लेते हैं, बहुत सारे और भी ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। सुनते पढ़ते तो रहे हैं, लेकिन हाँ, अब देख भी सकते हैं, उनका चित्र देख लेते हैं। और अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो ऊपर इनसेट से जाके जो चित्र आता है, वो भी बड़ा प्यारा लगता है कि अच्छा, हम ऐसे दिखते हैं, यानी हमारी धरती ऐसी दिखती है। तो ये विज्ञान का ही चमत्कार है ना। बिल्कुल। और इस चमत्कार के लिए हमें हमेशा शुक्रियामंद रहना ही चाहिए। बिल्कुल। और साथ में आपको नहीं लगता कि जैसे हर इंसान की जिंदगी का एक लक्ष्य रहता है, वो उसे पूरा करना चाहता है, फिर वो उसके बाद उसके साथ उसे लाभ हो, साथ में जो उसके आसपास के लोग हैं उसे भी उसका लाभ हो, तो वो ये भी चाहता है। और इन सब चीज़ों को चाहने में और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी विज्ञान, आप देखिए ना, कितना आप चाहें तो तकनीकी ज्ञान का साथ लेके सफलता में आगे आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, तो वैसे भी अगर केवल विज्ञान की क्यों बात करें, कोई भी चीज़ होती है तो उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही होता है। और विज्ञान चूंकि, जब जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि सच में अपने आप में एक चमत्कार है, तो चमत्कार सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे अगर हमने बात शुरू की मोबाइल से ही, तो अगर हम इसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो जाहिर है आप सब हमारी सखियां जानती हैं कि किस तरह से हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि हर चीज के दो पहलू तो होते ही हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक कहीं नेगेटिव भी जाता है अगर उसका दुरुपयोग करने लग जाए तो। तो एक सीमा तक इसका उपयोग होना चाहिए। और विज्ञान की जहाँ तक बात है, तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे, जैसे कि कहने के चाहिए कि जीवाणु वॉर है, जैसे युद्ध, या रासायनिक युद्ध भी हो सकता है इसके माध्यम से, और पल भर में कहते हैं कि पूरी धरती नष्ट हो सकती है, राख में बदल सकती है। तो ये विज्ञान की ही देन है। लेकिन वहीं अगर हम बात जैसे पहले कर रहे थे कि इसकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, सुबह हमारे अलार्म घड़ी के बजने से लेकर, यानी जो हमें जगाती है, उससे लेकर अगर हम रात सोने तक लें,
तो हम हर वक्त विज्ञान के साथ-साथ हैं। जी। और जीना तो आसान हो ही गया है, लेकिन बस वहीं तक आसान है, जब तक कि हम उसका एक सीमा में उसका उपयोग करें, जी, है ना? और ख़ास तौर पे अगर हम इसमें मानव जाति की शांति और हाँ। प्रयोग में अगर हम शांति और सद्भाव में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बिल्कुल, जिसमें सब। क्योंकि जब मतलब यूँ कह सकते हैं कि परमाणु बॉम्ब वगैरह बने या इस तरह से जब तहस-नहस हुई दुनिया, हुँ, हुँ। तो ये सिर्फ़ विज्ञान की वजह से ही हुई थी। लेकिन इसीलिए शायद विज्ञान और शांति का ये सप्ताह मनाया जाना शुरू किया गया जी। कि विज्ञान को किस तरह से हम शांति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वैश्विक शांति किस तरह से कायम रह सकती है ना? जी, लेकिन बिल्कुल। दीपा, ऐसा हुँ, करते हुँ। हैं कि इस पर विस्तार से बात करने से पहले एक गीत सुन लेते हैं? चलिए सुनते एक गीत। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। तुम जो न सुनते, क्यों गाता मैं, तुम जो न सुनते, क्यों गाता मैं, बेबस घुट के रह जाता मैं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, तुम जो हमारे। जी करता है उड़कर आऊं, जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। भाई हम सब चाहते हैं कि मीत मिले, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्यार का वातावरण बना रहे, है ना? जी, बिल्कुल। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि विज्ञान और शांति का जब तालमेल होगा तो हुँ, हुँ। कितना अच्छा माहौल होगा ना? और इसके बारे में ये बताएं कि हर वर्ष 9 से 14 नवंबर को विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, रेणु जी। और 1986 में पहली बार विज्ञान और शांति का ये सप्ताह मनाया। फिर पहली बार जब इसको बहुत सफलता मिली, बहुत सफलता हासिल हुई और बहुत सारे आयोजकों के प्रयासों के कारण ये
चलता रहा, सफल होता गया। हाँ, यानी कि एक अभियान के रूप में इसको मनाया जाने लगा और एक इसको सफल माना गया। फिर 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर के दूसरे सप्ताह को इसी पर ही इसको घोषित कर दिया कि विज्ञान और वर्ष मनाया जाएगा। जी। और तो फिर इस सप्ताह के माध्यम से शांति को बढ़ावा तो देते ही हैं और विज्ञान का सही उपयोग हो, प्रयोग हो, इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भी भागीदारी ली जाती है ताकि आम जनता में भी इसके प्रति जागरूकता फैले। और वही जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि किस तरह से शांति के लिए इसका और ज्यादा उपयोग किया जा सके। हम जैसे दूर की चीजें देख लेते हैं, शांति की बात जब आती है तो हम एक दूसरे से हम जब भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो जाहिर है कि अपना तो सा आ जाता है ना दीपा। जैसे कि अगर हमें पता हो कि अच्छा फलां देश के लोग भी अच्छा ऐसा खाते हैं, अच्छा वैसा खाते हैं, चलो हम भी कोशिश करते हैं, तो एक मन से जुड़ाव हो जाता है, भले ही हम दूसरे कोने में रहते हैं। तो ये विज्ञान की ही देन है कि हमें पता चल जाता है। नहीं तो हमें पहले अपने ही देश में बहुत हद तक ये नहीं पता था कि दक्षिण भारत के लोग कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, या मणिपुर के तरफ के लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या मतलब पहनावा है, क्या नृत्य है, शैली है, या कैसा कैसा त्योहार मनाते हैं। एक कल्पना होती थी या हम सुन लेते थे बस किसी बिल्कुल से। और अब चित्र देख लेते हैं और बाकायदा सजीव कभी कभी प्रसारण देख लेते हैं, तो इस तरह से एक जो हो जाता है तो हम जुड़ जाते हैं। तो कहते हैं ना कि पूरी वसुधा जो है कुटुंब के रूप में आ जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि एक परिवार की तरह सब हो जाते हैं। एक वक्त और हुआ करता था ना रेणु जी, बहुत पहले की, जब हमें दूसरे शहर ही जाने के लिए कई दिन लग जाते थे, और आज तो ये है कि अगर आपको दूसरे देश में जाना है तो कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। तो ये भी विज्ञान की ही देन हुई। जी हाँ, तो एक तरह से शांति के लिए अगर आपको प्रयास करना है तो भी विज्ञान का सहारा चाहिए, और विज्ञान में कुछ प्रगति करनी है तो अगर शांति के साथ रहेंगे तो विज्ञान दिनों दिन और उन्नति तरक्की करेगा, यानी कि उसमें और भी नए मकाम हम हासिल कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान और शांति एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो कुछ इस तरह से ताना बना हुआ है कि हम मिलकर चलें तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल, और एक वादा अपने आप से ले लें कि हम इसका प्रयोग तो करेंगे ही साथ में, और आगे की पीढ़ियों को इसका फायदा मिलता रहे। ये एक अगर आपस में ही खुद से ही ये वादा ले लेना, तो शायद हम ये पृथ्वी और सुंदर दिनों दिन होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और वादा जो है बिल्कुल सही कह रही हो दीपा कि हमें खुद से ही लेना चाहिए, क्योंकि जब खुद से लेते हैं ना तब जरूर पूरा होता है। जब कोई दिलवाता है या किसी के कहने पर हम लेते हैं ना तो वो बात नहीं बनती, हमें लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो एक गीत सुने यहाँ पर। अच्छा, गीत सुनना है? बिल्कुल, चलो ठीक है। हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी।
देखिए हमने जब शांति की और इसकी बात की, विज्ञान की, तो हमारे दोस्तों ने लिखना शुरू कर दिया। आप लिखती हैं कि विज्ञान दो धारी तलवार है, जिसे सहार भी मतलब प्रहार भी होता है और रचनात्मक कार्य भी। अब अपने ऊपर है कि हम परमाणु का उपयोग ऊर्जा में करें या हथियार में। तो बात बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। और देखिए ये भी तो विज्ञान का एक रूप है कि यहाँ हम स्टूडियो में बैठे, वहाँ हमें तुरंत संदेश मिल गए। बिल्कुल नहीं, इन्होंने लिखा भी है, हमारी एक मित्र लिखती हैं कि भाई विज्ञान और आध्यात्म अगर एक साथ आए तो शांति स्थापित होगी और हमारी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है तभी तो हम आपको सुन भी सकते हैं और जब फेसबुक आप लाइव आते हैं तो हम आपको देख भी लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमारी रेणु जी एक और सखी हैं, उन्होंने लिखा कि साफ सफाई भी चल रही है इस वक्त घर में और काम भी चल रहा है, साथ में रेडियो भी चल रहा है। क्या बात है। तो भाई रेडियो जब चलता है तो आपका मनोरंजन तो होता ही है। वहीं हमारी एक सखी लिखती हैं कि आप सबका बेसब्री से इंतजार करते हैं और कल मैंने मिस कर दिया कुछ मीटिंग के कारण, तो यूं लगा जैसे कुछ अधूरा सा रह गया। नियमित दिनचर्या में हमने कल ही अपने शाला के बच्चों के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के संबंध में ऑनलाइन चर्चा की थी। सभी बच्चे शांति के साथ ही विज्ञान की तरक्की भी चाहते हैं। बहुत सपने हैं हमारे विद्यार्थियों के और अवश्य पूरे होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो बिल्कुल सही कहा आपने और हमें भी विश्वास है कि अगर आप अपनी शाला में इस तरह से बच्चों को बता रही हैं और बच्चों के ढेर सारे सपने हैं तो हमें भी उम्मीद है कि जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल सही कहा। और बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ के और सुन के कि उन्होंने भी वहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया विज्ञान और शांति का। और स्कूलों में तो पहले ही मना लिया जाता है और हम भी कुछ कर लेते हैं ऐसे ही, मतलब अपने साथियों से साझा कर लेते हैं, इस तरीके की बातें हैं ना? बिल्कुल। और हम सखियां जैसे ये सारी बातें तो करती हैं, जैसे बहुत सारी हमारी शिक्षिकाएं, हमारी सखियां कुछ घर पे काम कर रही, कुछ व्यापार कर रही हैं और किसी के घर से काम, नौकरी वाले जैसे कि वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी एक चीज जो शायद कॉमन होगी कि सबको सजना संवरना तो अच्छा लगता ही होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। और ये जो त्योहार आते हैं तब तो जाहिर है कि जैसे हमने कहा ना कि हम आभूषण पहने तो पारंपरिक हो या आधुनिक, तो ये चर्चा जो है हमें लगता है शाश्वत है, हमेशा से आती रही है। कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आजकल जो प्रचलित है वो गहने, उनकी डिजाइन, उनका थोड़ा अलग अंदाज अच्छा लगता है और कुछ को जो पारंपरिक चीजें वो ज्यादा पसंद आती हैं। बिल्कुल। और जैसे भी हो गहने रेणु जी, ये होते हैं सुख और समृद्धि के, कहते हैं ना कि उसका एक प्रतीक है। श्रृंगार करना क्यों किया जाता होगा अगर हम सोचें इसके बारे में कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों बोलते हैं कि भाई ये भी पहन लो वो भी पहन लो। कभी कभी किसी को कम चीजें पहनना पसंद है, लेकिन घर की जो बड़ी महिलाएं, जो हमारी जो सखियां होती हैं, वो कहती है अरे भाई थोड़ी लाल चूड़ी डाल लो, थोड़ा ऐसा आगे पीछे, ये तो अपने घर के सोने के जेवर इन्हें डाल लो, तुम त्योहार के दिन नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी, कभी तो इन सब चीजों को पहना करो। भाई तो ऐसा है कि सोने चांदी, ये जो एक तो धातु जो है वो हमारे त्वचा पर भी कुछ असर डालते हैं, ये भी इसलिए परंपरा भी है। वहीं मन को प्रफुल्लित भी करते हैं। कभी कभी आपका मन उदास हो लेकिन आप कुछ रंगीन कपड़े पहन लें, कुछ अच्छे से सज संवर लें, बिंदी लगा लें, चोटी कर लें ठीक से, या बाल बांध लें आप, तो देखिए आपका मन खुश हो जाता है, या यूं कहें कि फ्रेश हो जाता है। या कुछ नहीं तो आप सादे पानी से नहा कर भी आप निकल आते हैं तो आपका मन बदल जाता है। तो कुछ ये सारी चीजें इसीलिए बनी हुई हैं। और जब 30 त्योहार आते हैं तो एक बात और है दीपा, कि जैसे हम बाहर निकलते हैं या कोई व्यवसाय में हैं तो बहुत सारे बंधन होते हैं कि आप कंगन ना पहने, अंगूठी ना पहने, लेकिन जब घर में हैं आप और त्योहार है तो आप पहन के अपने मन का पूरा भी कर लेते हैं। कईयों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो ये जो अभी मैंने खरीदी है ज्वेलरी, मुझे तो ये पहनना है। और कईयों को लगता है कि नहीं भाई, जो साल भर में एक बार हम इन्हें बाहर निकालते हैं, आप ये सारे आभूषणों को भी पहनो, तो इनका मेल मिलाप कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे तो लगातार त्योहार आ रहे हैं। किसी दिन घर के जो खानदानी, अगर आपके कोई जेवर हैं, उन्हें डाल लीजिए, जैसे आप बता रही थी कि सोने चांदी के हैं, मोती के भी होते हैं जो खानदानी होते हैं। और कुछ अगर आपने लेटेस्ट खरीद लिए हैं, कुछ अभी खरीदे हैं और वो आपके ड्रेस से एकदम मैच कर रहे हैं, मन तो होता है कि वो पहने, हमने ये सोच रखा है तो हम ये पहनना चाहते हैं, और बड़ों ने कह दिया नहीं भाई अब आपको तो ये वाला निकालना है, तो थोड़ा
बजाय कि मन उदास करके उस चुप हो जाएं, आप दोनों का कुछ मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं। भाई हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं जो दीपावली की अगर हम बात करें खास तौर से, तो ये त्योहार तो ऐसा है कि 5 दिन तक चलता है। जी। तो 5 दिन में आपके पास बहुत सारे अगर गिने हम, तो सुबह शाम अगर हम देख लें तो 10 समय है आपके पास और आराम से, जैसे अगर आप चाहती हैं कि पारंपरिक पहनना है तो शाम को पूजा के समय आप पारंपरिक पहन लें। और अगर आप ये भी निर्भर करता है कि आप कपड़ा क्या पहन रही हैं। अगर आपका परिधान पारंपरिक है तो उस पर पारंपरिक पहने, और अगर आपने दिन में या एक दिन पहले आपको रंगोली आदि बनाना है और आपने कुछ आधुनिक कपड़े पहन लिए हैं, तो उसके संग आधुनिक अपने आभूषण धारण कर लीजिए। जी बिल्कुल। और उसको कुछ इसी तरह से करेंगी तो अच्छा लगेगा। और जहां तक अपने मन का है वो भी आप कर लीजिए। धन त्रयोदशी से पूजा शुरू हो जाती है, तो उस दिन आप एक पहन सकती हैं। और अपनी घर में अगर मम्मी है, सासू माँ है, उनको मना लीजिए कि कल ये वाला पहन लेंगे। और अगर उनको बहुत मन है तो थोड़ी देर उनको पहन के दिखा भी दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें क्या है कि खुशियां बरकरार रहेंगी। बिल्कुल, है ना। और एक बात और है कि व्यक्तित्व के अनुसार ही भी पहने। हाँ बिल्कुल सही। अगर आपका कद ऊंचा है, हाँ, तो आप कैसे भी भारी आभूषण को भी पहन सकते हैं। जो घर में अगर कुछ भारी है, वो कहते हैं ना, वो 9 लखासा 9 हार जो होता है, बड़ा सा होता है, वो हर एक को मन नहीं करता पहनने का। लेकिन अगर कद काठी आपकी अच्छी है तो वो पहन लीजिए। और अगर औसत से कम हमारी हाइट होती है तो हल्के फुल्के भी अगर आप कुछ पहनना चाहें, वो चाहे आधुनिक हो या पारंपरिक, तो वो हल्की सी कोई एक छोटा सा आपने डाल लिया, वो भी अच्छा लगता है। नहीं, बल्कि यूं कहें कि वो ही अच्छा लगता है। अगर आपकी थोड़े ज्यादा हमारी कद भी कम है और हम उस पे मोटापा भी है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आभूषण हल्के पहने, नहीं तो बहुत भारी लगते हैं। लेकिन फिर लगता है दीपा कि ये 30 त्योहार जो आते हैं उसमें आप कुछ भी पहन सकती हैं। मन का पूरा कर लेना चाहिए। सजा सवरा हर व्यक्ति अच्छा लगता है। तो घर के अंदर रहना है, आपको कहीं किसी पार्टी में नहीं जाना है, तो आप अपने मन का कर लीजिए। बिल्कुल, ये बात भी सही है। और फोटो भी तो खिंचवाने हैं बहुत सारे। तो फोटो खिंचवाइए, देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, बस ये है कि आभूषण जो होते हैं ना, क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं, उन्होंने किसी जमाने में, हो सकता है कि 40 साल पहले, 20 साल पहले ये पहना हो। आज उनका मन है कि बेटी या बहू उसको धारण करे। और ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ अपने दिन याद करती हैं, बल्कि अपनी बेटी या बहू में अपना अक्स देखती हैं, यानी कि अपने खुद को निहारती हैं। और वैसे भी कहते हैं बेटी जो है वो माँ का विस्तार है, तो वो अपना स्वरूप देखती है उसमें। तो उनके सपनों में, जो आंखों में जो सपने हैं, उनको अगर देखने लेने दीजिए, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो यही आपसे गुजारिश करेंगे सखियों की, सबके मन का कर लें, अपने मन का भी जरूर करें। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये कर्तव्य है कि सिर्फ बड़ों के मन का करें। अपने मन का भी करिए, बड़ों के मन का भी करिए, ताकि सब लोग खुश रहें, है ना। बिल्कुल। और सजने के तो ये दिन चल ही रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या करें, गीत सुन लिया जाए? गीत सुन के सजे, ठीक है। la la la
भाई वहीं तो हमारी कुछ सखियां कहती हैं कि धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज पर मैं अलग अलग कपड़े पहन के अच्छे से रेडी होती हूँ वैसे, लेकिन मैं सिंपल रहती हूँ। और दीपा, जैसे कि तुमने कहा ना कि पुराना नया कुछ मिक्स मैच कर लें, तो भाई हमारी सखियां पहले ही कर चुकी हैं नवरात्र में। आपने लिखा है कि आपने बहुत सही कहा, इस बार की नवरात्रि में घर में रहना था, पर जब नए कपड़े पहन के रेडी हुई तो लगा कि घर में पॉजिटिविटी आ गई। और हाँ, लेकिन कपड़ों की जो बात है ना कि आभूषण के लिए कह रही है हमारी एक सखी कि कब और कहाँ किस पहनावे पर पहने जाएंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे हम लोगों ने सही कहा ना बात कि है। कपड़ा कैसा है, कहाँ पहन रही हैं, सुबह का समय है, शाम का समय है। और नई पीढ़ी अगर कुछ पारंपरिक के साथ आधुनिकता का मेल कर ले तो सोने पर सुहागा होगा, और इसके लिए सबको एक दूसरे के विचारों को महत्व देना होगा। बिल्कुल, और सजने के दिन है, आप सजिए सवरिए खूब। बिल्कुल, एक दूसरे के विचारों को महत्व देना ही चाहिए। वही हमने जैसे कहा ना कि घर में सब खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। जी। अगर केवल आप खुश हैं और 4 लोग या एक कोई भी नाराज है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये खटकता रहेगा कि भाई इसके मन का नहीं हुआ, है ना। तो भाई सब लोग खुश रहें और आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। और भविष्य की जब बात आती है तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि आगे क्या करना है, खुद भी और बच्चों को क्या करवाना है ना। यानी कि करियर की तरफ इशारा कर रही हैं आप कि आज मंगलवार है और करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर में भी करियर लिया जा सकता है रेणु जी। ये जैसे कि बिल्डिंग हो गई या बिल्डिंग की प्लानिंग हो गई या डिजाइनिंग कोई इमारत की, तो उसे आर्किटेक्चर कहते हैं, अगर सिंपल सीधी सी भाषा में कहें तो। और एक अच्छा जो आर्किटेक्ट होता है वो रचनात्मक तो होता ही है, नए नए आइडियाज भी लेकर आता है, और साथ में खैर ये तो हर जगह ही कि मेहनती होना चाहिए, मेहनत तो हर जगह ही चाहिए। कोई भी व्यवसाय हो, आपका खुद का हो या कहीं आप नौकरी करने गए हो, है ना। और फिर अपने वो इन योजनाओं को वो कैसे प्लानिंग में लेकर आता है, कैसे क्रियान्वित करता है, उसे ये भी आना चाहिए। बिल्कुल। फिर आगे ये है कि बहुत से लोगों को लगता है सिविल इंजीनियरिंग हो या आर्किटेक्चर, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अंतर है जी। बिल्कुल। दोनों की पढ़ाई में और काम करने के ढंग में बहुत अंतर होता है। दोनों ही ये एक प्रोफेशन भिन्न है, अलग अलग हैं। ये आर्किटेक्चर का काम होता है कि किसी भी चीज को अच्छे से प्लान करे और वो हमेशा ही कुछ नया डिजाइन। हाँ, डिजाइन की काम जो है, यानी कि यूं कहें कि डिजाइन पूरा बन गया कि हाँ यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ रसोई घर बनेगा, यहाँ बाथरूम बनेगा, ये हमारा आर्किटेक्चर वाला तय करता है। उसके बाद दीवार कितनी मजबूत होगी ये सिविल इंजीनियर का काम आ जाता है। तो ये चीज है, वो उसमें थोड़ा सा भिन्नता है। और वहीं अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें दीपा सिर्फ डिजाइन के साथ साथ बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने में अच्छा लगे, हवा, पानी, धूप कैसे आ रही है, रोशनी किस दिशा से आएगी, दिशा क्या होगी कमरों की कि सब में अच्छे से पर्याप्त रोशनी आ सके, उसका वेंटिलेशन अच्छा हो, ये सारी चीजें जब देखते हैं तो ये सारे जो है आर्किटेक्ट वाले ही करते हैं, ध्यान देते हैं इन सारी चीजों का। और जब वो इनके हाथ में जब कोरी जमीन आती, मतलब खाली जमीन, बिल्कुल, तो वो जरूरी नहीं है कि वो चौखुट हो या रेक्टेंगल या इस तरह की कोई शेप की, वो कभी कभी आड़े टेढ़े शेप की भी होती है। तो उसमें किस तरीके से प्लानिंग निकालेंगे ये एक आर्किटेक्ट ही देखता है। यहाँ पर फिर धूप की कहाँ से, किधर से सूरज की रोशनी आ सकती है। कहीं कभी ऐसा होता है कि कोई एक जमीन ऐसी होती है जहां पर कि पहले से एक बड़ी दीवार है जिसे नहीं हटाया जा सकता, या बहुत बड़ा सा पेड़ हो, इसे नहीं हटाया जा सकता। तो आर्किटेक्चर की ये खूबी रहती है, वो उसको किस तरीके से, कितनी सुंदरता से उस ढांचे को इस्तेमाल करे, या कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हटा नहीं सकते, उसको कैसे इस्तेमाल करता है, ये खूबी का आर्किटेक्चर बताता है, एक आर्किटेक्ट बताता है। और इस पाठ्यक्रम में अगर दाखिला लेना चाहते हैं और अगर ख्वाहिशमंद हैं तो 12वीं के बाद आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ती है, जो छात्रों को इसको क्लियर करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। और इस परीक्षा में पास होने के बाद ड्राइंग स्किल्स और गणित पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित जी बिल्कुल जो मैं कहना चाह रही थी वही शायद आप वही बात है, बिल्कुल कि गणित इसमें बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सारे माप लेने हैं, कितने स्क्वायर फीट का है, कितना उसमें लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो ये सब और किस दिशा में कौन सा कमरा बनेगा, तो किस एंगल से, उसमें एक एंगल भी होता है, किस कोण से हवा आएगी, किस कोण से
कितने हम घूमेंगे तो कितनी दिशा से हवा आएगी या धूप आएगी या रोशनी आएगी, या ऐसे ही सीढ़ियां जैसे अगर बनानी है तो कितनी दूरी पे कितनी सीढ़ी बनेगी, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा सीधी स्ट्रेट तो नहीं हो जा रही है, खड़ी तो नहीं हो जा रही है, उसको कितनी दूरी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ नाप और गणित के ही हिसाब से होती है। इसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें थोड़ी सी रुचि होनी चाहिए और उसकी जानकारी भी होनी चाहिए जी। और इन सब के बाद जब एग्जाम पास हो जाता है तो उतने ही आपके आगे अच्छे आर्किटेक्ट बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब ये कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद एक होता है रेणु जी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। बिल्कुल। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट नंबर जब आप मिल जाता है आपको, उसके बाद ये आपके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी कि आप कैसा भी नक्शा पास कराने में कर सकते हैं, हाँ सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो काउंसिल जो होते हैं वो लगभग अब सभी व्यवसाय में हो गया है। जैसे कि अगर आपकी दवा की दुकान है तो एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, वैसे ही जैसे आप वकील भी बनना है तो आपका एक पंजीकरण होना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं ना, अभ्यास कर सकते हैं उसका। और जब ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तो छात्र खुद भी अपनी कंपनी खोल सकता है। बिल्कुल। और या चाहे तो नौकरी के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। बड़े बड़े जो रियल एस्टेट के जो बिजनेस चलते रहते हैं, व्यवसाय होता है, उसमें वो रखते भी हैं इस तरह से। जी। और चाहे अपना स्वयं का काम आरंभ करें या आर्किटेक्चर ऑफिस में कई तरह के काम होते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑफिस होते हैं जो सिर्फ लैंडस्केपिंग का काम करते हैं, और कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि डिजाइनिंग का भी सिर्फ डिजाइनिंग का काम होता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है या किसमें रुचि ज्यादा है, या आपकी खूबी किसमें, स्किल्स किसमें बहुत ज्यादा है। तो आप उस तरह के इस जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जब उसमें बढ़ेंगे आप अपनी रुचि के और जो आपकी योग्यता है उसके अनुरूप बढ़ेंगे तो जाहिर है कि आपको सफलता आसानी से मिलेगी। जी। और कहाँ से किया जा सकता है? बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, इसके बाद है IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, और NIT है तिरुचिरापल्ली में, वहाँ से भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो कि लखनऊ में है, और इसके अलावा और भी कई संस्थान हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ से आप कर सकते हैं और एक अच्छे मतलब कह सकते हैं कि बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। और जब काम की बात आती है तो हमारी सखी लिख रही हैं कि मैं रोज खेत में काम करते समय विविध भारती सुनती हूँ और सखी सहेली कार्यक्रम इंतजार बहुत बेसब्री से रहता है। और अभी लिखती हैं कि मैं अभी भी खेत में धान काटते हुए रेडियो सुन रही हूँ, और आप दोनों के मीठी मीठी बातें और गीत संगीत दिल खुश कर देते हैं और काम का पता ही नहीं चलता है। तो भाई ये जो इन्होंने लिखा है ना, इनको हम सलाम करते हैं और नमस्ते करते हैं, दिल से आपको धन्यवाद करते हैं कि आप खेत में काम कर रही हैं तो हम तक अनाज पहुँचता है। रेणु जी, कितना अच्छा लगता है ना कि विविध भारती की पहुँच कहाँ कहाँ तक है। देखिए ना, इस वक्त खेत में काम कर रही महिला और साथ में वहाँ सुन रही है सुंदर सुंदर गीत। तो एक गीत और उन्हें सुनाए जी। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। हसीन है ये घर बहुत हसीन है।
खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की, मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। ना आरज़ू पे कैद है, ना हौसले पे ज़ंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मान ले, मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन। भाई घर तो हसीन होगा ही, क्योंकि दीपावली के पहले जो सफाई हो जाती है और साज सजावट होती है, उसके तो नज़ारे ही अलग होते हैं ना। और हल्का भी कितना लगता है। अच्छा। सच कह रहे हैं कि जब सफाई हो जाती है रेणु जी, सच में ऐसा लगता है कि कोई वजन हमारे ऊपर थोड़ी था, लेकिन फिर भी हल्का सा लगता हाँ, है। नहीं वो तो है, जब जगहें भरी होती हैं तो मन बहुत भारी भारी सा लगता है। जी। आप किसी ऐसे कमरे में घुसे जहाँ बहुत सामान हो तो आपको सिर भारी सा लगने लगता है। जी, ये बात जी। बिल्कुल सही है दीपा। तो साफ सफाई का अपना महत्व है, वहीं खाने पीने का महत्व है। और हम शुक्रवार को कुछ व्यंजन बताते हैं, तो हमारी जी। सखी लिख रही है कि मैडम पहले ही आप बता दें तो अच्छा रहेगा, दीपावली पर हम क्या बनाएं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतने प्यार से ये बात कह रही हैं। तो कार्यक्रम सुनती रहिए सखी सहेली, आजकल में हो सकता है कल परसों में हम कुछ बता दें ऐसा। वैसे तो हमारी सखियां बहुत कुशल हैं, सब बढ़िया बढ़िया बनाती हैं, लेकिन फिर भी रहता है ना मन में कि कुछ नया हो जाए, है ना। जब पहले पत्र हम लोग कोरोना से पहले आते थे तो कई तरह के व्यंजन उनके आते थे, तो सखियों को सबको पता ही है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और बनाएंगे भी सही, सब चल ही रहा होगा, वो कर भी रहे होंगे। वही हमने कहा ना कि हम एक दूसरे के विचारों का, व्यंजन के विधि का आदान प्रदान करते हैं तो आनंद तो आता है ना? जी। और ये वक्त एक और ऐसा है कि जहां हम खूब अभी सब मुलाकातें होंगी, और अगर मुलाकातें नहीं भी हो पाएंगी तो फोन के जरिए बातचीत होगी, खूब बात करेंगे बहुत ज्यादा। वैसे फोन के जरिए बात हो या नहीं हो, लेकिन जब हम मिलते भी हैं एक दूसरे से तो हम कितना बोलें और कितना सुने, जी, ये बहुत महत्व रखता है। और उस बात में, और खास तौर से उस मुलाकात का महत्व तभी रहता है कि किसने कितना बोला और कितना सुना, जी, है ना? कई बार ऐसा होता है कि बस एक ही इंसान बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, दूसरे चुप हैं, और जो बाकी होते हैं ना परिवार में, अगर कहीं हो ऐसा कोई व्यक्ति, तो बाकी सब एक दूसरे को इशारे करते रहते हैं कि कि ये कब चुप होंगे और कब हम कुछ बोल पाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो इस बात पर थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करिए, सोचिए और देखिए कि आप जब बोल रही हैं या बोल रहे हैं तो आसपास के लोग कुछ इशारा तो नहीं कर रहे हैं, जी, या ऊब तो नहीं रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपकी बात बहुत रोचक हो, उस वक्त लोगों को न समझ में आए, लेकिन बाद में लगे कि क्या हुआ, कितनी देर हमने किया क्या। जी, तो ये देखें कि आप बोल तो रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है वो। जी, बिल्कुल। यानी कि संवाद दो लोगों के बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तो वक्ता हो गया और एक हो गया श्रोता, और इसमें कभी जैसे आप कह रहे थे ना कि संवाद भी अधूरे रह जाते हैं, विचारों के आदान प्रदान भी अधूरे रह जाते हैं। और
कई बार ऐसा लगता है कि चलिए हम दिलचस्पी तो ले लें इनकी बात की, लेकिन मुझे भी तो कुछ कहना है, मैं भी बताना चाह रही हूँ, मैं भी कहना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो हमारी भी सुन लीजिए। और सब लोग इतने डोमिनेटिंग या यूं कहें कि बहुत प्रखर नहीं होते कि आपकी बात को काट कर अपनी बात रख सकें। हो सकता है कि आपकी बात में इतना प्रवाह हो कि वो आपको नहीं रोक पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये उनका एक सभ्यता का तरीका है कि वो किसी की बात नहीं काटना चाहते हैं, ये भी तरीका है। तो इसका मतलब तो नहीं कि उनके संग ज्यादती हो जाए, है ना? बिल्कुल। और एक अच्छे वक्ता को क्या एक अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए रेणु जी? बिल्कुल होना चाहिए, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं ना कि अगर हम अच्छे वक्ता हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितनी देर बोल रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि हम अपनी उसी बातों को बार बार अलग अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से। सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि बात आपकी बहुत छोटी सी है लेकिन खींच के उसको आप, बट ठीक है, आप में एक वो खूबी है कि आप उसको बहुत रोचक बना रहे हैं, रोचक अंदाज में पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि उसमें तथ्य कितना है। उसके साथ साथ फिर ज़रूरी हो जाता है कि हो सकता है कि सामने वाला जो है, हो सकता है वो उतने रोचक अंदाज में ना बोले, लेकिन उसकी बात में बहुत वजन हो या बात बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसकी बात भी सुने जी। और कभी कभी हम उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि बात में तो बहुत वजन है लेकिन हम कहीं उसमें सहमत नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो बात पूरी ना हो जाए तब तक पूरे ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं हो कि उनकी कही बात को हम दरकिनार कर दें या बिल्कुल साइड में कर दें और हम अपनी बात कहने लगे। तो भले ही असहमत हो या हम उस पे नहीं हमारी मंजूरी हो मन से, वो बात पूरी हो जाने दें और फिर हम जो हमारे विचार हैं, हमारे जो को रखें। बिल्कुल जी। वैसे भी कहते हैं कि बोलो एक जब सुन लो दो, क्योंकि खुदा ने जुबा दी है एक और कान दो। तो 2 कान दिए हैं तो ज्यादा सुनिए और बोलिए कम। जी, है ना? और ये भी होता है कि जो ज्यादा बोलते हैं उनको ऐसा लगता होगा कि मुझे बहुत जानकारी हर चीज की, इसलिए हम बोल रहे हैं, और क्योंकि हमें बहुत आता है बोलना। और कम बोलने वाले बातें दिलचस्पी से भले ही सुन रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी इधर उधर फैल सकती है, यहाँ हम भटक सकते हैं अपनी बातों से। तो बातों से भटकना ना हो, और इसके पहले ही जो कह रहा है, जो बोल रहा है, वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल ले तो कैसा हो। बिल्कुल, यानी कि नपा तुला बोलें, सधा हुआ बोलें, उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है। जैसा कि हमने कहा ना कि ऐसा तो नहीं कि आप बार बार अपनी बातों को, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, एक ही वाक्य को 3-4 तरह से बता रहे हैं। जी। जैसे कि कहा कि अच्छा हम बगीचे में गए थे, बड़ा खूबसूरत बगीचा था, पता है वहाँ बहुत सुंदर फूल थे, बहुत खूबसूरत बगीचा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब हम इसको 3 तरह से 4 वाक्य हमने सिर्फ एक बगीचे के बारे में बता दी। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ हम ऐसा कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ तो हो, बात भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदाज अच्छा हो। जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है रेणु जी कि जब हम बहुत बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें उजागर हो जाती, कुछ ऐसी बातें निकल जाती मुंह से जो सामने वाले को या तो दुखी कर देती है, या उसको लगता अच्छा ये ऐसे मेरे बारे में या फलां के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल, यानी कि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कभी कभी ऐसी बात भी निकल जाती है हमारे मुंह से कि जो नहीं निकलनी चाहिए, या किसी के बारे में बुराई हो या कुछ और, जिसका कि यूं कह सकते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने बोल दिया क्योंकि हमें बोलते रहना है। जैसे लगता है कि हम क्लास में आए हैं और हमें सिर्फ बोलना है। तो कुछ इस तरीके से ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं दीपा, है ना, कि जब हमें सिर्फ बोलना है, अब विषय नहीं मिल रहा है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ऐसे में गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो संयमित होकर बोलेंगे तो इन सारी संभावनाओं से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। और जो जरूरत के समय बोलते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं। घर में ऐसे होते हैं, रिश्तेदारों में भी ऐसे होते हैं, बहुत कम बोलते हैं लेकिन बड़ा सटीक सा बोलते हैं। और उनकी बात को आपने भी ये देखा होगा कि बड़े ध्यान से सब सुनते हैं कि अरे अच्छा आज इन्होंने ऐसा कुछ बोला है क्या, छक्का मार देते हैं। जी बिल्कुल। और उनकी कही हुई बात को ध्यान से तो सुनते ही है, साथ में ऐसा लगता है कि ये कुछ और भी तो हमें बोले, क्योंकि और ऐसे व्यक्ति आपने ये भी देखा होगा कि बड़े मजाकिया किस्म के होते हैं, वो बोलते कम है और ऐसा बात ऐसे बिल्कुल जैसे तीर निशाने पे पड़ी हो, इस तरह की बातें, बहुत सटीक बातें बोलने वाले लोग होते हैं। तो लगता वही है कि कम बोले लेकिन सटीक बोले तो ज्यादा बेहतर है ना। जी, ठोस बातें होनी चाहिए और अनावश्यक बातों में फिर हमारी ही उसमें कहते हैं कि उतना महत्व कोई देता नहीं है कि अगर हम कहीं किसी के घर में गए और उन्हें पता है कि इनको बहुत बोलने की आदत है तो वो इशारे कर देंगे कि आ गए देखो अब इनकी फिर ऐसे चलती रहेगी।
वैसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शिक्षक लोग बहुत बोलते हैं, क्योंकि हमारी एक मित्र है, उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो 40 मिनट के बाद घंटी बजानी पड़ती है कि भैया बस चुप हो जाओ। मतलब पति पत्नी के आपस में, दोनों चूंकि शिक्षक हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई 40 मिनट के बाद हम तो एक दूसरे को ऐसे घंटी बजा देते हैं कि बस क्लास खत्म। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का ऐसे ही नाम रख दिया जाता है, मिस्टर 40 मिनट्स, मिस 40 मिनट्स जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कुछ ऐसा नामकरण हो जाए। तो बेहतर है कि संभल के रहिए, और जैसे हमने कहा ना कि जब हम दो बातें सुन लें तब एक बात बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। और ऐसे ही जैसे बात करने की बात होती है, तो हम जो कहते हैं ना कि प्रतिध्वनि की बात कैसे इको होता है, और हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उस वही इको होता है, और हम वही वापस लेते हैं जो हम चाहते हैं जी। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक सुन लेते हैं गीत, है ना? चलिए। दीवार के
भाई ये तो है कि कहिए सुनिए करते करते यहाँ तक कार्यक्रम हमारा पहुंच गया। लेकिन जो हम इको की बात कर रहे थे उस पर एक छोटी सी कहानी याद आती है कि बच्चा अपने पिताजी के संग कहीं घूमने गया घाटी में, पहाड़ी के बीच में, तो उसने ऐसे ही आवाज दी जी, आवाज दी जोर से, अपना नाम बोला उसने, जैसे बोला कि मोनू, तो वैसे ही उधर से आवाज आई मोनू जी, तो एकदम से चौंक गया क्योंकि इको हुआ। तो वहीं फिर उसने दोबारा कहा कि कौन हो तुम, तो उधर से आवाज आई कौन हो तुम। तो पहले तो उसे लगा कि मोनू उसका नाम, कोई वहां पर बैठा है घाटी में जो उसे आवाज दे रहा है पलट कर। लेकिन जब उसने पूछा कौन हो तुम, तो सामने वाले ने फिर, मतलब जाहिर है इको आया और उसको लगा कि सामने वाला भी पूछ रहा है कौन हो तुम। तो एक दो बार तो उसने बोला नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, तो फिर वहां से आवाज आई नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन हो तुम। तो थोड़ी देर बाद 5-6 वाक्य के बाद उसको लगा कि ये कुछ भी नहीं है, मुझे बेवकूफ बना रहा है जो भी सामने बंदा बैठा है। और वो फिर धीरे धीरे नाराज होने लगा वो बच्चा मोनू, और नाराज होकर कहने लगा तुम गंदे हो। तो उधर से आवाज आई तुम गंदे हो। फिर वैसे ही उसने कहा कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, और चिल्ला के उसने बोला। तो उधर से उतनी ही तेज आवाज आई क्या समझते हो तुम अपने आप को। तो कुछ इस तरह से होने लगी और उसके पिता दूर खड़े मुस्कुराते रहे। तो उन्होंने देखा तो बोले बेटा कोई भी नहीं है यहाँ पर, ये आप हैं, आप खुद जो बात कह रहे हैं वही बात आप तक पलट कर आती है जी। तो जो हम खुद चाहते हैं वो हमें दूसरों से, जो हम करना चाहते हैं वो हमें पहले खुद करना चाहिए। लेकिन उस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे कल कार्यक्रम में सखी सहेली में जी। लेकिन आज हम कुछ जो इस त्योहार पर खास तौर से क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, देखिए ना, बच्चों की जब बात आई है तो मोनू से पहले कुछ काम करवा लिया जाए ना हाँ, बिल्कुल। चलिए इस बच्चे का नाम मोनू ही रख देते हैं। तो जो घर में बच्चे होते हैं तो त्योहार की तैयारियां तो जब घर में सारी हमारी सखियां तो अभी इन दिनों में व्यस्त हैं बिल्कुल कि ये भी करना है वो भी करना है। ऐसे में अगर छोटे बच्चे, कोई मोनू जैसा बच्चा हो जो कि यहाँ वहाँ इधर उधर आपके आसपास घूम रहा है और आपको परेशान करता रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो होते हैं कौतूहल और उनमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी शक्ति पता नहीं कहाँ से रहती है। दिन भर वो इतनी शैतानियां करते हैं लेकिन उनकी वो थकते नहीं है बिल्कुल भी। हम सारा काम करके शाम को थक जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे जो घर में छोटे हैं वो कभी नहीं थकते। अब ऐसे में रेणु जी समझ नहीं आता कि इन्हें क्या कराएं कि ये भी थोड़ा सा व्यस्त हो जाएं या हमारे साथ मदद कर दें। क्या किया जाए कि इनके इस उत्साह को कैसे संभाला जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो भी सजावट की बात करते हैं या साफ सफाई कर रहे हैं उसमें देख लें कि क्या हम उन्हें दे सकते हैं, है ना जी। तो कुछ ऐसा भी ना दें कि उनको तकलीफ हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा धूल धक्का का कोई काम हो तो धूल वाली जगह पे दे दें, तो ऐसा ना करें जी। लेकिन हाँ छोटे मोटे काम हम दे सकते हैं। जैसे हमने कपड़े तह लगा लिए, एक जगह कहीं रखना है तो उनसे कह दिया छोटी छोटी गड्डियां कि जाओ वहां रख के आ जाओ जी। तो दौड़ दौड़ के जाएंगे, रख आएंगे। किसी को बुलाना है, कुछ करना है, अब जैसे मिठाई की प्लेट ही है उसको कहीं और रखना है तो आप उनको बोल दीजिए भाई इधर से उधर रख दो, तो वो भी खुश हो जाएंगे। या आप जैसे मछली आदि बना रही हैं तो उन्हें एक छोटी सी तस्तरी दे दीजिए, उसमें वो काटें, या जैसे कि कांटे से उसको उसमें छेद करते हैं ना मछलियों में, उनको बैठा दीजिए कि लाओ चलो करो तुम, या बेलने के लिए दे दीजिए। तो कुछ इस तरीके के काम उन्हें दिए जा सकते हैं, या उन्हें उस तरीके की चीजों पर दे दें कि कुछ डिजाइन बना लो अपनी पसंद का, जी। और ऐसे बहुत सारे हैं कि भाई उनके खिलौने वाला ही जो अलमारी है वो ही बोल दे कि आज तुम सारे निकालो बाहर, सबको अच्छे से पहुंच लो और फिर इसको वापस से जमा दो। तो उसमें भी उनका घंटा 2 घंटा निकल जाएगा, पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो उनको खुद भी उनकी अलमारी, उनके कपड़े, उनको कह दें कि जैसे हमने अपनी लगाई है तुम भी अपनी सजा लो। तो कुछ इस तरह से उनको व्यस्त किया जा सकता है। लेकिन फिर बात आती है कि उनकी उम्र क्या है और कैसे है वो। तो बच्चों के मूड के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। और देखिए ना, घड़ी भी अब कह रही है कि आज तो हमें लेना होगा विदा, और कल या कभी और इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। तो अपनी सखियों को विदा देते हैं। मैं दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।